नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी, हिंदी और अनुवाद। जानने की कोशिश करेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी आखिर में है क्या, और साथ ही साथ जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो किस प्रकार से हिंदी भाषा का सूचना प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, क्या इसकी स्थिति है, कहाँ इसका स्थान है, किस प्रकार की इसकी भूमिका है और क्या क्या संभावनाएं आगे हम देख सकते हैं, खास तौर पर जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। ना ही केवल हम हिंदी के उद्भव के बारे में, विकास के बारे में बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में, साथ ही साथ अनुवाद का किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि अनुवाद किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरीश कुमार सेठी। डॉक्टर सेठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश कुमार सेठी जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसी के इस लाइव एडुसेट लेक्चर में। सूचना प्रौद्योगिकी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में बात आती है कि इसकी भाषा कैसी हो, क्योंकि जब सूचना की बात की जाती है, प्रौद्योगिकी की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाषा क्लिष्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अपनी ही कह सकते हैं, उसकी अपनी ही एक भाषा है, उसकी प्रयुक्त होने वाले अपने ही एक जैसे शब्दावली है। तो ऐसे में हिंदी की क्या भूमिका रहती है, या अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किस प्रकार की भूमिका है हमारी हिंदी भाषा की? धन्यवाद गीतिका जी। आपने जो है बहुत अच्छा संकेत किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा को लेकर जो है इस पर मैं आगे और विस्तार से बातचीत करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपने प्रश्न उठाया है उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी की जो है भाषा, उसमें क्लिष्टता की बात जो है वो थोड़ा, क्योंकि तकनीकी शब्दावली उसमें आ जाती है, पारिभाषिक शब्दावली, उस वजह से ये पक्ष उभर कर आता है। अन्यथा सूचना प्रौद्योगिकी भी जो है हमारी अपनी ही भाषा से जुड़ी हुई भाषा है, और इसके जो पक्ष हैं इन पर मैं और आगे विस्तार से बातचीत करूंगा। लेकिन मैं जो इतना जो है बताना चाहता हूं कि भाषा जो है हमारे मानव जीवन के जो है अभिन्न अंग है, और भाषा जो है हमारे अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। यानी हम कुछ भी व्यक्त करना चाहते हैं तो उसमें भाषा जो है माध्यम सिद्ध होती है, और भाषा के जरिए जो है हम संप्रेषण का जो है संवहन करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं। भाषा का मुख्य उद्देश्य यही है कि संप्रेषित करना, संप्रेष्य करना। अगर संप्रेष्य जो है अर्थ पूर्वक नहीं होगा या सार्थक नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा कि भाषा जो है निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाती है, क्योंकि मनुष्य संप्रेषण के द्वारा ही सूचना को प्राप्त करता है, उसका संग्रहण करता है, और हमारे सामाजिक, आर्थिक, किसी भी तरह का जो कार्यकलाप देखिएगा उनमें भाषा की अपनी भूमिका रहती है, उसका जो है व्यवहार होते हुए देखा जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा की मौखिक या लिखित रूप में जो अभिव्यक्ति होती है उसमें मनुष्य सूचना को संप्रेषित करता है, और सूचना को अभिव्यक्त करने में प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल लाया जा रहा है वो भाषिक संप्रेषणीयता की दृष्टि से हम देखें तो आज की तारीख में जो है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है। सूचना के संग्रहण आदि में जो है अत्यधिक साधनों, उपकरणों की जो है मदद लेना एक तरह का जो है सूचना प्रौद्योगिकी का अपना विशिष्ट है, अपनी इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की विशेष भूमिका है। जब हम सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ नजर आता है, सूचना और प्रौद्योगिकी। सूचना का अर्थ जो है मोटे तौर पे हम देखें तो वो है जानना, यानी कि जानकारी, और ये जानना जो है किसी न किसी आधार सामग्री पर आधारित होता है, यानी कि कोई ना कोई जो है बेस मटेरियल चाहिए जिसके ऊपर जो है ये सूचना या जानकारी हमारी संभव हो पाती है। ये जानकारी जो है या आंकड़ों के रूप में तथ्यपरक ज्ञान से संबंधित हो सकती है। डैनियल वेल ने जो है ये कहा है कि सूचना व्यापक अर्थों में सांख्यिकी मंथन है। यह संकलन, मंथन और प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में विनिमय के अनिवार्य साधन की भूमिका निभाती है।
तो इससे ये पता चलता है कि सूचना जो है हमारे लिए किस तरह से उपयोगी सिद्ध होती है। अगर हम सूचना को ज्ञान के संदर्भ में देखें तो थोड़ा सा उसमें अंतर भी हमें नजर आता है और उन दोनों में एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी नजर आती है। उसका कारण ये है कि ज्ञान जो है पूरा एक संरचनात्मक शैली में जो है होता है, वो अपने आप में सुसंगत होता है और सार्वभौम होता है, यानी यूनिवर्सैलिटी जो है ना, ये पक्ष जरूरी है उसमें। जबकि सूचना हमारे पास जो नज़र आती है या मिलती है वो टुकड़ों में होती है और खंड खंड में होती है, यानी खंडित रूप में हमें मिलती है। और हम देखें तो ज्ञान का सार्वकालिक महत्व होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है सार्वकालिक है, लेकिन सूचना जो है समयबद्ध है और रूपांतरणकारी है, यानी कि उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। सूचना में संदेश का प्रवाह होता है और प्रवाह के संचय से जो है ज्ञान का निर्माण होता है। इस तरह हम देखें तो सूचना में प्रवाह की भूमिका है, यानी कि उसमें फ्लो है, पर ज्ञान जो है उसमें संचयन का भाव है, और जब संचयन होगा तो उससे हमें जो है ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूचना का प्रवाह ज्ञान के प्रभाव को प्रभावित करता है, उसमें वृद्धि लाता है या उसे पुनर्संशोधित करता है, या ये कह सकते हैं कि परिवर्तन भी करता है। इस तरह से सूचना और ज्ञान दोनों में अंतर भी है और आपस में जो है प्रतिस्पर्धा भी है। उसका कारण ये है कि ज्ञान से हमें अपने ज्ञान को निर्मित करने और निश्चित करने में मदद मिलती है। ज्ञान के इस अर्जन में मनुष्य अपनी विवेक क्षमता का आधार लेता है। अपनी विवेक क्षमता के आधार पर सूचना का विश्लेषण और दूसरों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। हम ये कह सकते हैं कि सूचना ज्ञान और विवेक क्षमता से ही सूचना समाज का निर्माण होता है। ये तो थी बातचीत सूचना शब्द को लेकर। अब हम इससे ही जो दूसरा शब्द है प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि ए प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइड साइंस, यानी इसमें जो है अनुप्रयुक्त विज्ञान का व्यवहार है। प्रौद्योगिकी को हम ये भी कह सकते हैं कि ज्ञान के आधार पर जरूरी वस्तुएं उत्पादित करने का एक तरह से ये तरीका है, माध्यम है। वस्तुओं से जो है प्रयोक्ताओं को लाभ होता है, जो उसके उपयोग करता है प्रौद्योगिकी से लाभान्वित होते हैं, और इसके साथ साथ जो है प्रौद्योगिकी में ज्ञान का उपयोग होता है, तभी वो हमारे सामने जो है वस्तुओं के रूप में आती है। और विशेष बात यह है कि यह अनुप्रयोग जो है, टेक्नोलॉजी का जो अनुप्रयोग है वह यंत्र आधारित है। यंत्र आधारित मतलब यांत्रिक सुविधाओं से संबंधित है। उदाहरण के लिए हम देखें, कंप्यूटर है, टेलीविज़न, टेलीफोन, दूरसंचार उपग्रह, टेलीप्रिंटर आदि जो है प्रौद्योगिकी से ही जुड़े हुए पक्ष हैं। वैसे प्रौद्योगिकी का संबंध जो है हम देखें तो यंत्रों तक ही सीमित नहीं है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा भी इसमें शामिल हो जाती है। आज भाषा ने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर भाषा प्रौद्योगिकी या भाषा प्रौद्योगिकी प्रबंधन जैसे शब्द जो हैं हमें सुनने में मिलते हैं। तो ये प्रौद्योगिकी का पक्ष है। अब हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए अंग्रेजी का शब्द है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो है बात की जाती थी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर ही सिर्फ, और एंथोनी ऑटिंजर जैसे विद्वानों ने तो एक नया शब्द दिया था कम्युनिकेशन, यानी कंप्यूटर प्लस कम्युनिकेशन, अर्थात कंप्यूटर और संचार के जरिए जो प्रौद्योगिकी हमें नज़र आ रही है, जिसके जरिए हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, सूचना की प्राप्ति हो रही है, वह कम्युनिकेशन है। पर आज की तारीख में कंप्यूटर ही सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी का एक उपादान नहीं रह गया है, और भी उपादान है। इस वजह से जो है ये कहा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर के अलावा भी अन्य प्रौद्योगिकी इसमें शामिल है। मेरा तो ये कहना है कि इसके लिए हम जो है इन्फॉर्मेशन शब्द जैसा जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का अर्थ ये होगा इंफॉर्मेशन प्लस कम्युनिकेशन।
अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि सूचना प्रौद्योगिकी में आईसीटी शब्द जो है नया इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया गया है। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करना चाहें, यानी कि उसे डिफाइन करते हुए, परिभाषा देते हुए उसका अर्थ जानना चाहें, तो मैं मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उद्धृत करना चाहूँगा कि IT is the acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, pictorial, textual and numerical information by a microelectronics based combination of computing and telecommunication। यानी कंप्यूटिंग और दूरसंचार के सम्मिश्रण पर आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा मौखिक, चित्रात्मक, मूल पाठ विषयक और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, प्रोसेसिंग, भंडारण और प्रसार जो है सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। डॉक्टर जवरीमल पारख ने सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उस प्रौद्योगिकी से है जिसके द्वारा सूचना का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण, पुनरुत्पादन और प्रावर्तन संभव है। और भी कई विद्वानों ने सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, और अधिक विस्तार में ना जाके हम आगे बातचीत करें तो देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के कई उपादान हैं। कंप्यूटर इनमें से मुख्य है, पर कंप्यूटर के अलावा हम बात करें वीडियो टेक्स्ट, टेलीटेक्स्ट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, पेजिंग, सेलुलर फोन, सैटेलाइट फोन, फैक्स, ई फैक्स, ब्रॉडबैंड सेवा जैसे पक्ष भी सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि कंप्यूटर जो है इसका प्रमुख उपादान है, और आज की तारीख में हम देखें तो मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधा जो है, जो जितने स्मार्टफोन, नए नए तरह के फ़ोन आ रहे हैं, वो भी सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख उपादान सिद्ध हो रहे हैं। अब तक जो बातचीत की है उस हिसाब से अगर सूचना प्रौद्योगिकी के अर्थ और आयामों की तरफ देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध केवल सूचनाओं का प्रसारण मात्र नहीं है। इसमें सूचना का उत्पादन, उसकी सूत्रबद्धता, उसे दर्ज करना, संग्रहण, उसे संसाधित कर संप्रसारित करना और उन्हें पुनर्प्राप्त करने से संबंधित आयामों वाली उपकरण आधारित प्रौद्योगिकी को हम सूचना प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। और ये सिर्फ कंप्यूटर का पर्याय ना होकर इसमें 3 तत्वों का समावेश मुख्य रूप से होता है। ये है कंप्यूटर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकियाँ। इस आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो हम देखें, पुस्तक मुद्रण, रेडियो, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीविज़न, समाचार पत्र, फैक्स, उपग्रह प्रसारण, कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क जैसे सूचना प्रदान करने की पद्धति के विविध रूप शामिल हैं। नई प्रौद्योगिकी के द्योतक इस प्रकार के उपादान सूचना प्रौद्योगिकी के उत्पाद हैं, और इन उत्पादों के अलावा सूचना का इसमें मुख्य महत्व है। इस वजह से सूचनाओं से संबंधित सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। संक्षेप में हम कहें तो सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध केवल नवीन उपकरणों से न होकर सूचना संबंधी कार्यकलाप के व्यापक प्रतिबिंबन से है। सूचना प्रौद्योगिकी के उद्भव और विकास की जब हम बातचीत करते हैं तो हमें थोड़ा जो है मानव सभ्यता के विकास क्रम की तरफ ध्यान देना होगा। प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले मनुष्य जो है खानाबदोश जीवन बिता रहा था, और हम देखें तो पूर्व पाषाण युग में ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिलता है जिससे ये कहा जा सके कि उस समय प्रौद्योगिकी को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा था। हाँ, पाषाण युग में पत्थर का जब प्रयोग करना शुरू किया और पत्थर से आग जलाने का जो है काम लिया जाता था, और इसके साथ साथ भोजन और अपने बचाव के लिए यानी सिक्योरिटी के दृष्टि से जो है कहें पशु पक्षियों को मारने के औजार जो बनाने में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी एक तरह से जो है प्रौद्योगिकी ही थी। बाद में लोह युग और
ताम्र युग आया, लोह युग यानी लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और ताम्र युग में तांबे का। तो उस दौरान जो है जो हथियार वगैरह बनाए जाते थे वो भी प्रौद्योगिकी का ही स्वरूप कहे जा सकते हैं। लेकिन इस क्रम में मानव सभ्यता के विकास में हम कहें तो कृषि क्रांति जो है मानव जीवन की सबसे पहली जो है प्रमुख क्रांति थी। इस क्रांति की वजह से खानाबदोश जीवन जो है स्थिर हुआ और लोगों ने एक जगह टिक कर जो है काम करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उसका जो घुमक्कड़ जीवन था वो स्थायी बन गया और इसी विकास में आगे चलकर जो है राज्य संगठन का उदय और विकास हुआ और सभ्यता के साथ साथ जो है वैज्ञानिक विकास होता चला गया। मानव सभ्यता के विकास की दूसरी बड़ी क्रांति जो मानी जाती है वो है औद्योगिक क्रांति, जो 1688 में हुई थी। इस क्रांति का यह नतीजा निकला था कि उत्पादन की नई नई तकनीकों ने भौतिक विकास को आधार उपलब्ध करा दिया था। हम देखें तो 1704 में भाप इंजन का आविष्कार हुआ, 1829 में लिवरपूल मैनचेस्टर के बीच में जो है रेल राजमार्ग शुरू किया गया, 1909 में कार का आविष्कार किया गया और 1937 में जेट प्लेन का जो है। पर तीसरी क्रांति जो है वो मुख्य है, जिसे हम सूचना और संचार क्रांति कहते हैं और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी कंप्यूटर के रूप में मनुष्य के भौतिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में। इसने जो भूमिका निभाई वो अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। आर.एल. रेस्किनॉफ ने सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जो है 3 महत्वपूर्ण चरण माने हैं। इनमें से पहला जो है ये चरण माना गया कि लिखना, यानी मनुष्य ने जब लिखना शुरू किया तो वो भी एक पहला चरण था और उसके साथ साथ जो है अक्षर का उदय। और तीसरा प्रमुख चरण जो रहा है उसे ये हम कह सकते हैं कि मुद्रण तकनीक का आरंभ होना, यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का शुरुआत होना। और इन तीनों पक्षों ने मानव सभ्यता के विकास में जो है आमूलचूल परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने अभी बातचीत की कि सूचना प्रौद्योगिकी के कई उपादान हैं, इनमें से कंप्यूटर प्रमुख उपादान है। कंप्यूटर को मुख्य रूप से गणना से जोड़कर देखा जाता है, कंप्यूटिंग जिसके लिए शब्द लाया जाता है। हम देखें कि कंप्यूटर जो है उसमें कई विशेषताएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे उसकी उच्च गति, हाई स्पीड, भंडारण क्षमता, शुद्धता और विश्वसनीयता, सार्वभौमिकता, स्वचालन यानी ऑटोमेशन, और इससे बढ़कर ये रहता है कि कंप्यूटर का प्रयोग करने से थकावट का अनुभव नहीं होता है, अभाव रहता है। और प्रमुख बात ये रहती है कि इसके जरिए जो है कंप्यूटर के जरिए हमें जानकारी की शीघ्र जो है प्राप्ति हो जाती है। और ये भी रहता है कि जो सामग्री हमें प्राप्त होती है वो स्वच्छ होती है। स्वच्छता, सेवा की गुणवत्ता का मानकीकृत रूप हमें एक तरह से नज़र आता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो है निवेश एकक यानी इनपुट यूनिट, जिसमें कीबोर्ड, फ्लॉपी जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, नियंत्रण एकक यानी सीपीयू, और सीपीयू के साथ साथ जो है तीसरा है आउटपुट यूनिट अर्थात निर्गम एकक के तौर पे हमें मॉनिटर, प्रिंटर जैसे जो है पक्ष नज़र आते हैं। और कंप्यूटर की संरचना की दृष्टि से हम देखें तो इसमें 2 पक्ष हैं। एक है प्रणाली सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की आंतरिक प्रणाली को चलाने में सहायक सिद्ध होता है, और दूसरा है अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जो है हम वांछित क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाते हैं। हम देखें कि कंप्यूटर का प्रयोग जो है मुख्य रूप से ये माना जाता है कि शब्द संसाधन और आंकड़े संसाधन यानी डाटा प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग जो है ये 2 पक्ष ही कंप्यूटर के हैं, यानी कंप्यूटर को इन चीज़ों में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कंप्यूटर के अन्य भी कई पक्ष हैं, उनका उपयोग जो है किया जा सकता है। जिस तरह से
सबसे प्रमुख है वर्तनी जांच यानी स्पेल चेक। हम आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते स्पेल चेक चलाते हैं। इसी तरह से व्याकरण जांच यानी ग्रामर चेक और ऑटो करेक्शन स्वतः संशोधन जैसी सुविधा भी कंप्यूटर में उपलब्ध रहती है। और इसके साथ साथ वर्ण पहचान का काम भी कंप्यूटर के जरिए संभव हो पाता है। वर्ण पहचान मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ये एक तरह से जो है OCR की सुविधा से हमें टाइपिंग करने से जो है बच जाते हैं और पहले से ही जो छपा हुआ या लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको कंप्यूटर अपने आप पढ़कर वर्णों की पहचान करके टाइप कर लेता है और उसमें थोड़ा बहुत संपादन संशोधन करने के पश्चात उसे हम अंतिम रूप दे देते हैं। ये तो कुछ गौण कार्य हैं। इनके अलावा भाषा के संदर्भ में भी देखें तो कंप्यूटर के जरिए वाक से पाठ यानी स्पीच टू टेक्स्ट और पाठ से वाक टेक्स्ट टू स्पीच जैसे कार्यक्रम भी संभव है। और लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिट्रेशन, इसके साथ साथ जो है सॉर्टिंग का काम करना, आकार आदि क्रम में लगाना और अनुवाद जैसा भी पक्ष शामिल है। और इन सब के अलावा हम कंप्यूटर के जो कामों को देखें तो इसका जो है कॉम्पोजिट इस्तेमाल भी यानी कि सामासिक उपयोग भी जो है संभव होता है। जहाँ तक स्पीच टू टेक्स्ट की बात है, इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर हमारे बोले हुए पाठ को अपने आप टाइप कर ले। और टेक्स्ट टू स्पीच का ये है कि कंप्यूटर के प्रणाली में हमने जो टेक्स्ट डाला हुआ है उसको अपने आप पढ़ के जो है सुनाए। अनुवाद जैसे कामों में भी इस तरह की सहायता ली जाती है। ये तो कुछ पक्ष हैं जो भाषा से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से देखिएगा ट्रांसलिट्रेशन यानी कि लिप्यंतरण का जो है कार्य, ये भी कंप्यूटर से संभव है। लिप्यंतरण में ये होता है कि एक भाषा की किसी लिपि में जो कुछ लिखा हुआ है उसको दूसरी लिपि में परिवर्तित कर देना, यानी शब्द वही रहेगा, सिर्फ लिपि के स्तर पर अंतरण हो जाता है। ये अंतरण जो है लिप्यंतरण कहलाता है। तो कंप्यूटर लिप्यंतरण जैसी काम को भी बड़ी तेज़ी से और जल्दी से कर लेता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर को आप जितनी सुविधा दे सके यानी कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हो सकेगा आप उसका जो है उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। कारण ये है कि कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं है। हम लोग पहले शुरू में ये एक मिथ सा बना हुआ था कि कंप्यूटर को जानना है, कंप्यूटर पर काम करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए हमें अंग्रेज़ी भाषा या कह सकते हैं कि रोमन लिपि पर आधारित भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कंप्यूटर का प्रचार प्रसार होता गया सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, तो यह मिथ टूट चुका है कि कंप्यूटर के लिए अंग्रेज़ी भाषा को जानना जरूरी है। वास्तविकता यह है कि कंप्यूटर की कोई अपनी भाषा नहीं है, वो प्रौद्योगिकी मात्र है। वो सिर्फ एक ही भाषा को जानता है जिसे हम मशीनी भाषा कह सकते हैं और उससे हम ये कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा, अर्थात ये 0 और 1 की भाषा जानता है। कंप्यूटर अपनी जो प्रोसेसिंग के जरिए जो हमारी आपकी प्राकृतिक भाषा है, नेचुरल लैंग्वेज जो है, उसको अपने आप जो है मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है और फिर मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करने के बाद उस पर जो है समुचित तरीके के जो उसमें कहा जा सकता है कि प्रोसेसिंग करनी है, जो आपकी आवश्यकता के अनुसार उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो निर्देश दिए हुए हैं, उनको निर्देशों का पालन करते हुए प्रोसेसिंग करते हुए आपके सामने जो रिज़ल्ट लाएगा वो मानव भाषा में, हमारी प्राकृतिक भाषा में लाएगा और वो कन्वर्ट करता है कंपाइलर के जरिए। तो आज की तारीख में हम देखें तो अब ये हमें स्पष्ट हो चुका है कि कंप्यूटर की अपनी कोई भाषा नहीं है, अपनी कोई लिपि नहीं है। फ़र्क सिर्फ यही है कि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है प्रत्येक भाषा के संदर्भ में कितना अनुसंधान और विकास कर पाते हैं।
अपनी भाषा में, अपनी लिपि में जिस तरह से आप सब विकास कर पाएंगे, कंप्यूटर उसी तरीके से आपको जो है बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का माध्यम सिद्ध हो सकता है। इस मशीनरी भाषा में जो कहा जाए, बाइनरी भाषा में, एक तरह का जो है 0 और 1 से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हम देखें तो 4 बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। कंप्यूटर में 2 की पावर 8 जिसे कहा जाए तो 256 इसमें बाइनरी डिजिट बनती हैं। इसी तरह से जो है 2 की पावर 10 देखें या 2 की पावर 20 अगर करें तो 1 लाख शब्द तक भी जो है अक्षरों की संभावनाएं बन जाती हैं। और कंप्यूटर आज की तारीख में जो है 8, 16, 32 और 64 बिट वाले होते हैं। ये कंप्यूटर का थोड़ा तकनीकी पक्ष था और इस पक्ष के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सामने भाषा का कोई बंधन नहीं है। अब हम हिंदी भाषा के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो हिंदी में भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग आज की तारीख में हो रहा है और खूब हो रहा है। और इसका विकास हम देखें तो ये 1960 के दशक से जो है शुरू हुआ। हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता वैसे भी है। उसका कारण ये है कि हिंदी किसी एक थोड़े से लोगों की भाषा नहीं है, वो काफ़ी अधिक जनसंख्या की भाषा है। इसके प्रयोक्ता वर्ग जो है काफ़ी अधिक हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत से बाहर विश्व के कई देशों में भी हिंदी के प्रयोक्ताओं की संख्या काफ़ी है। और देश में भी हम देखें तो हिंदी संपर्क भाषा का काम कर रही है, फ्रैंका लिंगुआ का काम कर रही है, लिंगुआ फ्रैंका जिसे कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है हिंदी राजभाषा के रूप में भी काम कर रही है। राजभाषा का अर्थ है कि राजकाज की भाषा, यानी केंद्र सरकार के सरकारी कार्यालयों में जो भाषा इस्तेमाल में लाई जाती है वो हिंदी है। हालांकि राजभाषा अधिनियम की धाराओं के आधार पर ये देखा जा रहा है कि अंग्रेजी का भी सह राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 के धारा 3 की 3 आगे कहें सब सेक्शन में जो है वहाँ पर 14 तरह के दस्तावेज़ों की जो बात कही गई है उनको द्विभाषिक रूप में जारी करना अनिवार्य होता है। और इस वजह से अनुवाद की स्थिति भी बनी हुई है। ये 14 तरह के जो दस्तावेज हैं उनमें से मुख्य रूप से देखें तो अधिसूचना है, कार्यालय आदेश है, कार्यालय ज्ञापन है और लाइसेंस है, परमिट है, टेंडर है। इस तरह की जो है कई दस्तावेज जो कार्यालयों में आमतौर पे व्यवहार में लाए जाते हैं उनको द्विभाषिक रूप में यानी कि बाइलिंगुअल फॉर्म में जारी करना जरूरी होता है। और इस वजह से अनुवाद साथ साथ कराया जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के अलावा हम देखें तो 130 से अधिक देशों में जो है हिंदी का व्यवहार हो रहा है और उनमें भी 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हिंदी में जो है वैश्विक स्तर पर कई पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। और आज का दौर जो भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है इसमें हिंदी जो है व्यापक रूप से जो है कहा जाए व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसका मूल कारण ये है कि भूमंडलीकरण की अवधारणा में उपभोक्ताओं तक पहुंचना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी भाषा में ही संपर्क किया जाए। और हिंदी का उपभोक्ता वर्ग काफ़ी बड़ा है। इस वजह से भूमंडलीकरण के दौर में स्थिति ये हो चुकी है कि विश्व व्यापार से जुड़े कई संगठन और व्यापारिक संस्थान जिसे कहें, मल्टीनेशनल कंपनीज कहें, ये लोग जो है हिंदी की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं
क्यों? उनका मुख्य उद्देश्य ये है अपने उत्पाद को बेचना और उस उत्पाद के लिए जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचना। और उत्पादक की भाषा भले ही कोई हो, लेकिन उपभोक्ता की भाषा जो है वो भाषा में जब तक संपर्क नहीं किया जाएगा तो उत्पादन की जो है मांग नहीं बढ़ पाएगी। और अपने माल को खपाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उत्पादक उपभोक्ता की भाषा से जुड़े। इस वजह से जो है आज हम देखें तो हिंदी का व्यवहार बहुत अधिक हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है प्रौद्योगिकी साधनों को हिंदी में विकसित करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है। और हम देखें कंप्यूटर और आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधा जो है, उसमें मोबाइल फ़ोन में भी आप लोग देखते ही होंगे कि जो नए स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं जो शुरू हुई हैं उसमें एप्लीकेशंस ऐसे आप डाउनलोड करके हिंदी में भी काम कर सकते हैं, मैसेज वगैरह करना हो वो सब चीज़ें संभव है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी का हिंदी के संदर्भ में विकास देखें तो जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और भारतीय भाषाओं में जो है पिछली शताब्दी के 8वें दशक में 1970-71 में जो है सरल कुंजीपटल और उसकी प्रणाली का विकास किया गया था। और इस विकास को संभव कर दिखाया था IIT कानपुर ने, और भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग संभव हो सका था। 1977 में ECIL हैदराबाद नामक कंपनी ने पहली बार हिंदी में फोर्ट्रॉन नामक कंप्यूटर भाषा में एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया जिससे हिंदी में कंप्यूटर पर पहली बार हिंदी अक्षर दिखाई दिए थे। 1978 में सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाला प्रथम प्रोटोटाइप टर्मिनल तैयार किया गया था। इससे कंप्यूटर पर देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों में उपयोग करने में तेजी आई थी। हालांकि 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेरोक्स कॉरपोरेशन के सहयोग से मिस्टर बेकर ने देवनागरी लिपि में काम करने के लिए एक स्टार नाम का उपयोगी सॉफ्टवेयर जो है तैयार किया था। लेकिन एक उसमें जो तकनीकी दृष्टि से देखें या भाषा की दृष्टि से देखें तो एक कमी यह थी कि उसमें कुंजियन रोमन लिपि में होता था, यानी कीज का जो इस्तेमाल किया जाता था वो रोमन लिपि वाला था। और फिर उससे अपेक्षित लिपि में यानी कि देवनागरी लिपि में उसका लिप्यंतरण किया जाता था। इस कारण जो है इस स्टार नामक प्रणाली को जो है ज़्यादा महत्व नहीं मिला। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने जो है 1979 में कंप्यूटर आधारित सूचना संसाधन में भाषाई बाधाएं यानी लिंग्विस्टिक इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी। और इस संगोष्ठी के बाद जो है देवनागरी कंप्यूटर विकास और प्रयोग संवर्धन एकक की संस्थापना की गई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी में जो अनुसंधान और विकास करने के लिए सरकार ने 13 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी थी। और इन परियोजनाओं के जरिए मुख्य कार्य क्या था कि कोड मानकीकरण करना, ध्वन्यात्मक कुंजीपटल डिज़ाइन करना यानी फोनेटिक कीबोर्ड डिज़ाइन करना, इसके साथ साथ हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इनपुट आउटपुट शब्दावली निर्माण करना, OCR यानी वर्ण पहचान या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वाक पहचान स्पीच से जुड़ा हुआ है, और टेक्स्ट टू स्पीच अर्थात पाठ से वाक और वाक से पाठ स्पीच टू टेक्स्ट जैसे जो है कार्य करना शामिल था। ये इन परियोजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों में जो है अनुसंधान के लिए जिन संस्थाओं को जोड़ा गया था उनमें से कुछ एक उल्लेखनीय इस तरह से हैं: IIT कानपुर, IIT चेन्नई, NCST मुंबई, PRI अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ECIL, IISC यादवपुर यूनिवर्सिटी, TIFR मुंबई। IIT कानपुर के प्रोफेसर RM K सिन्हा और
S.K. मुलिक ने एकीकृत देवनागरी कंप्यूटर यानी इंटीग्रेटेड देवनागरी कंप्यूटर टर्मिनल बनाने की परियोजना 1983 में शुरू की थी। उन्होंने 8 महीने के अंदर ही इस परियोजना को मूर्त रूप दे दिया और इस एकीकृत कंप्यूटर कीबोर्ड को जो कहा जाए टर्मिनल को वो तैयार कर लिया था। और इसको 1983 में विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और इस टर्मिनल को उस सम्मेलन में दिखाया गया था। तब संभवतः पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ दिखाया गया। इसका तमिल संस्करण तिरुवल्लूर नाम से तैयार किया गया था। और हम सिद्धार्थ की दृष्टि से देखें तो उसमें एक तकनीकी समस्या ये थी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है खरीदना पड़ता था, यानी पूरी की पूरी मशीन को ही खरीदना पड़ता था। इस वजह से आर्थिक दृष्टि से देखें तो हिंदी के प्रयोग में जो है सिद्धार्थ में दिक्कत आ रही थी, पर इसी कारण जो है और अधिक विकास की संभावनाएं और दिशाएं भी बनती चली गई। और नतीजा ये रहा कि 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में CMC लिमिटेड ने लिपि नामक प्रोग्राम बनाया और इसकी भी यही समस्या थी कि सीमित उपयोगिता थी और ये इतना लोकप्रिय नहीं हो सका। और आज की तारीख में हम देखें तो ये अनुपलब्ध है। और विकास के इस क्रम में समय के साथ साथ जो है हिंदी और अधिक जुड़ती गई और उसके अनुप्रयोग की संभावनाएं और अधिक विस्तृत और व्यापक होती चली गई। आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी में वर्तनी संशोधन जैसी संभावनाएं बन चुकी हैं, यानी कि स्पेल चेक करने का काम और स्पेलिंग करेक्शन का काम। इसके साथ साथ कंप्यूटर आधारित भाषा शिक्षण यानी कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कक्ष मुद्रण जिसे हम कह सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रणाली, टाइटलिंग सॉफ्टवेयर, PC आधारित टेलेक्स प्रणाली, बहुभाषी व्यापार लेखा सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, अनुवाद, लिप्यंतरण संबंधी पैकेज जो है अब तैयार हो चुके हैं और इसमें अभी भी और अधिक संभावनाएं हैं और विकास का क्रम अभी भी जारी है। आज हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यवहार जो है कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, खासतौर पे मनोरंजन का क्षेत्र। मनोरंजन में जो है जनसंचार का क्षेत्र देखिएगा और जनसंचार में भी विशेष रूप से देखें तो सिनेमा का क्षेत्र ऐसा है जिसमें IT का प्रयोग जो है हो रहा है हिंदी के संदर्भ में, जिसकी अभी हमने जैसे बातचीत की। टाइटलिंग सॉफ्टवेयर जो है, टाइटलिंग सॉफ्टवेयर मतलब सब टाइटल्स जो है तैयार करने का काम जो है हिंदी में भी होता है। हमारे दर्शक जो है जब भी कभी टेलीविज़न पर देखते हैं कोई भी फिल्म इत्यादि या सिनेमा में भी देखें तो आपको सब टाइटल लिखे हुए जो पिक्चर के नीचे एक तरह से आ रहे होते हैं, पर्टिकुलर फ्रेम में सीमित अक्षरों या शब्दों के जरिए उनकी अभिव्यक्ति होती है। ये सब टाइटलिंग आपको 2 रूपों में मिलती है, एक ही भाषा में यानी जो कुछ बोला जा रहा है उसी भाषा में ही या भिन्न भाषा में भी, सेम लैंग्वेज में भी हो सकती है सब टाइटलिंग और डिफरेंट लैंग्वेज में भी। डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो वो अनुवाद के जरिए संभव होता है। सब टाइटलिंग जो है अनुदित रूप में करना, अर्थात मान लीजिएगा कि अगर अंग्रेज़ी की कोई फिल्म चल रही है तो उसके सब टाइटल अगर हिंदी में दिए गए हैं तो डायलॉग्स को सुनते हुए उसका सब टाइटलिंग जो है हिंदी में करना, ये एक तकनीकी कार्य है और बहुत इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, अनुवादक के स्तर पर भी और उसके साथ साथ सहयोग के रूप में तकनीकियों विद की भी। जो तकनीकी विद हैं उनसे बाकायदा समन्वय करते हुए रहता है, तकनीक से जो है अपने आप को समुचित तरीके से जोड़ कर ही ये संभव हो पाता है। उसका कारण ये है कि दृश्य और भाषा के बीच में समन्वय को बनाए रखना, अर्थात जो विजुअल जो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर और उसमें जो शब्दों का प्रयोग, शब्द जो है अनुदित रूप में आपके सामने रखे जा रहे हैं, उनमें जो है सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर उसमें समकालिकता नहीं होगी,
समय में अंतर होगा तो नतीजा ये होता है कि दर्शक को वैसी स्वाभाविक अनुभूति नहीं हो पाती है। तो मनोरंजन के साथ साथ हम देखें कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है, और ये कलात्मक अभिव्यक्तियां हमें जो है मल्टीमीडिया के रूप में, एनिमेशन के रूप में, ग्राफिक्स आदि के रूप में जो है नज़र आती है। इसके साथ साथ जो है लेखन में, पत्रकारिता में और अनुवाद हो या फिर वाणिज्य व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में मिलता है। अगर हम बात करें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर की, तो हमें हिंदी का व्यवहार जो है दो रूपों में मिलता है कंप्यूटर में। एक है सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के रूप में और दूसरा फॉन्ट के अनुप्रयोग के रूप में। सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालना और उसके बाद कंप्यूटर प्रणाली के जरिए हिंदी में काम कर पाना। फॉन्ट की दृष्टि से देखें तो केवल फॉन्ट को आप कंट्रोल पैनल में जाकर फॉन्ट्स में डाल देंगे तो हिंदी में काम करना संभव होता है। फॉन्ट्स जो है हमें हिंदी में कई अलग अलग नामों के मिलते हैं। उदाहरण के लिए शिवा, नारद, चाणक्य, रावण, अर्जुन, आगरा, अंकित, माया, पंकज, हेमंत, कणिका, कृष्ण, ऋचा, कृतिदेव, नई दिल्ली, अजय, चंदा, सुलभ, प्रतीक्षा, सरोज, वर्षा, विमल आदि। ये फॉन्ट जो है अलग अलग नामों से आपको मिल रहे हैं और इनमें से कुछ जो है निःशुल्क भी उपलब्ध होते हैं, पर दोनों में यानी सॉफ्टवेयर में और फॉन्ट में दोनों में अंतर ये रहता है कि फॉन्ट जो है उनमें कृत्रिम बुद्धि वाली जो एक तरह की जो है बात नहीं है, उनमें सेंस नहीं है। सिर्फ ये होता है कि शब्द को वो टाइप करने की सुविधा तो रहेगी, पर उसमें ऑटो करेक्शन जैसी चीज़ें जो है वो करना, अगर कोई शब्द संयुक्त रूप में लिखना हो और वो अलग अलग आप टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर तो अपने आप उसको स्वतः ही संशोधित कर देता है। यानी कि जैसे मान लीजिएगा सिद्धांत अगर द हलंत लगा के उसके बाद धा लिखा है तो सॉफ्टवेयर तो अपने आप उस दोनों को मिला देगा, पर फॉन्ट जो है ऐसी सुविधा से संपन्न नहीं होता है। दूसरा ये रहता है कि फॉन्ट में जिस सीक्वेंस में उंगलियों से टाइप आप कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में शब्द जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे, जबकि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर अगर आप डाल के कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसमें अपने आप जो है संशोधन होता है और समुचित जगह पर वो मात्रा आदि जो है लग जाती है। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के हम देखें तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में जो है शब्दमाला, सुलेख, AFW, APS, सुलिपि, सुविंडो, लीप ऑफिस, आई लीप, श्रीलिपि, प्रकाशक माध्यम, पीपल वेब राइटर, सारांश, अक्षरा XP जैसे जो है सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इनमें से किसी में जो वर्तनी जांच की सुविधा भी जैसे उपलब्ध है और अलग से भी जो है वर्तनी जांच यानी स्पेल चेक के जो है सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं। इसके अलावा शब्द संसाधन के अलावा जो है आंकड़ा संसाधन यानी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो है जिस्ट प्रणाली, देवबेस, सुलिपि, सुविंडो जैसी जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। और DTP कार्य के लिए जो है शुरू में रोमन के वेंचुरा सॉफ्टवेयर पर आधारित प्रकाशक वीनस तक ही ये सीमित थी सुविधा, पर बाद में पेज मेकर और विंडो में भी जो है DTP कार्य संभव हो पाया। और आज की तारीख में हम देखें तो इंडिका, इज्म, एप्पल, विजन पब्लिशर प्रोफेशनल, सुविंडो, माइक्रोसेंस पत्रिका, अक्षर लेजर कंपोजर, आकृति, सुलेजर, विंकी जैसे कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनसे DTP कार्य संभव हो पाता है। हिंदी में जो है कंप्यूटर साधित भाषा शिक्षण भी संभव है, यानी कंप्यूटर एडेड या कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज टीचिंग। इसमें लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण और लीला हिंदी प्राज्ञ जैसे सॉफ्टवेयर तैयार हो चुके हैं और टाइटलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में लिप्स और सुलिपि जैसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।
और पीसी आधारित टेलेक्स प्रणाली में सुलिपि, मल्टीमीडिया में भी ये सुविधा है। और व्यापार लेखा सॉफ्टवेयर के रूप में हमें फैक्ट जैसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। बैंक ग्राहक सेवा संबंधी सॉफ्टवेयर हमें बैंक मित्र के रूप में मिलता है। और पाठ से वाक यानी टेक्स्ट टू स्पीच हिंदवाणी है, और स्पीच टू टेक्स्ट जैसे भी सुविधा है। और हिंदी डिक्टेशन सॉफ्टवेयर के रूप में आज की तारीख में श्रुत लेखन राजभाषा जैसा जो है, वाचांतर राजभाषा जैसा तैयार हो चुका है। और कंप्यूटर अनुवाद भी संभव हो चुका है। और कंप्यूटर अनुवाद के क्षेत्र में हमें सरकारी प्रयासों के रूप में मंत्र राजभाषा, आंग्ल भारती और अनुभारती प्रौद्योगिकी, अनुसारक, अनुवादक, यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज, शिवा शक्ति और गूगल जैसे जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। गूगल ट्रांसलेट में ऑनलाइन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि अनुवाद के क्षेत्र में जितना अब तक काम हुआ है आईटी के संदर्भ में, अभी उसमें और अधिक अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है, क्योंकि अनुवाद सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में कथ्य का सिर्फ परिवर्तन मात्र नहीं है, उसके साथ साथ भाषा का, संस्कृति का जो पक्ष जुड़ा होता है, भाषा की संस्कृति, उस संस्कृति को संप्रेषित करना भी अनुवाद में जरूरी होता है। और भाषा में सिर्फ अभिधापरक जो है भाषाई नहीं होता, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है, संदर्भगत अर्थ है, उसका जो है समाज सापेक्षता जैसे कई पक्ष है, जिसकी वजह से कंप्यूटर अनुवाद जो है सीमित संदर्भों में ही सार्थक सिद्ध हो पा रहा है। ये वर्तमान स्थिति है हिंदी में आईटी के अनुप्रयोग की, लेकिन इसमें अभी और जो है संभावनाएं देखें तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आईटी को हिंदी के संदर्भ में मानकीकृत करने की, और ये मानकीकरण जो है हमें 2 स्तर पर करना है। पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मानकीकरण भी भाषा आधुनिकीकरण का ही एक पक्ष है, और इसमें ये रहता है कि आप भाषा के आधुनिकीकरण के साथ साथ उसको मानकीकृत करते हुए, उसे स्टैंडर्डाइज करते हुए एक मानक रूप तैयार करना, ताकि भाषा ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही तरीके से व्यवहार में लाई जा सके। और कंप्यूटर जैसे क्षेत्र में हिंदी का जो मानकीकरण करना है वो हमें कंप्यूटर प्रणाली का भी करना होगा और हिंदी भाषा का भी मानकीकरण करने की आवश्यकता है। कंप्यूटर प्रणाली के मानकीकरण का अर्थ है उसमें जो है अक्षर कोडीकरण जैसा करना, कुंजी पटल जो है मानक हो, फॉन्ट्स जो है उनका मानकीकरण करना होगा। और हिंदी भाषा के संदर्भ में हम मानकीकरण की बात करें तो वर्ण की आकृति, जो हिंदी के वर्ण हैं, वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनकी आकृति, वर्णमाला, वर्णक्रम, वर्तनी जैसे जो पक्ष जो है इसकी तरफ ध्यान देना होगा। और वर्तनी के साथ साथ उच्चारण की भी एक समस्या जो है ये रहती है। उसका कारण ये है कि हिंदी भाषा का प्रयोक्ता वर्ग बहुत बड़ा है और उस वजह से क्षेत्रीयता का जो हमें प्रभाव नज़र आता है तो उच्चारण में जो है अंतर मिलता है। और इसके साथ साथ जो है वाक्य विन्यास, शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली जैसे पक्ष भी जो हैं ये हिंदी भाषा के मानकीकरण के पक्ष बनते हैं। यदि इन पक्षों को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण किया जाएगा हिंदी भाषा का तो वो कंप्यूटर के लिए सुविधाजनक होगा। और कंप्यूटर प्रणाली का जो मानकीकरण करना है उसमें यह ज़रूरी है कि हम जो है अक्षर का कोडीकरण करते समय जो है ये देखें कि आस्की या इसकी जैसा जो है सिस्टम जो है उसमें से क्या अपनाना है, किस तरह से रहे। और इसके साथ साथ कुंजी पटल को भी हमें मानकीकृत करना होगा और फॉन्ट जो है उनका भी मानकीकरण करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी फॉन्ट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है दोनों में अंतर हम देखें तो फॉन्ट अपने आप करेक्शन जो है ऑटो करेक्शन जैसे कहते हैं, स्वतः संशोधन जैसी जो है सुविधा से संपन्न नहीं होता है। और उसके बाद ये रहता है कि सॉफ्टवेयर में तो एक सीमा तक ही कोई भी स्वर की मात्रा जो है, जैसे स्वर वाली मात्रा है जैसे आ की मात्रा हो गई तो एक हद तक ही स्वीकार करता है, जबकि फॉन्ट जो है
जब तक आप टाइपिंग करते समय उंगली हटाएंगे नहीं, वो टाइप करता चला जाएगा। फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते समय कंप्यूटर को ये मतलब नहीं होता है कि उसमें सेंस लगाते हुए कि क्या मात्रा पहले आनी चाहिए या बाद में आनी चाहिए, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर तैयार किया हुआ है जिसमें आप हिंदी में काम कर रहे हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि क्या मात्रा पहले बेशक लगाई गई है, पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और शब्द के बाद यानी अक्षर के बाद जो है वो मात्रा को लगाने का काम करता है। इसके साथ साथ जो है फाइल को फाइंड करना, एक्सप्लोर करना या वेब पेज बनाना जैसी सुविधाएं और लिप्यंतरण जैसी सुविधाएं भी जो है वो एक सीमा तक संभव हो पाती हैं। और मुख्य बात ये भी रहती है कि फ़ॉन्ट तो आपको जो है थोड़ा सस्ते मिल सकते हैं और निःशुल्क भी उपलब्ध होंगे, जबकि सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि कुछ पैसा जो है खर्च करना पड़ जाता है और इसमें कन्वर्टर को लेकर भी कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आती है। इन सभी पक्षों के हिसाब से देखें तो कंप्यूटर में जो है हिंदी में काम बहुत अच्छी तरीके से अब चल रहा है और इसको आगे बढ़ाने में जो है एक यूनिकोड नाम के जो चीज़ विकसित हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। यूनिकोड जो है ये फ़ॉन्ट का प्रकार है। पहले TTF फ़ॉन्ट इस्तेमाल में लाए जाते थे यानी ट्रू टाइप फ़ॉन्ट। अब यूनिकोड फ़ॉन्ट, यूनिवर्सल कोडिंग, यूनिकोड का अर्थ है यूनिवर्सल कोडिंग, ये फ़ॉन्ट जो है अब इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हिंदी में मंगल जैसे जो है फ़ॉन्ट यूनिकोड में तैयार किया गया है। इस यूनिकोड फ़ॉन्ट की ये फ़ायदा रहता है कि आप अपनी सामग्री को किसी भी कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। उसमें अगर हिंदी का फ़ॉन्ट नहीं है तो तब भी वह आपको टेक्स्ट रीडेबल होगा। टेक्स्ट आप उसको दे यानी कि जो सामग्री भेजी गई है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, पर इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कंप्यूटर जो है यूनिकोड कंपैटिबल होना चाहिए, यानी कि आप कंप्यूटर उस कोड को जो है यूनिकोड फैसिलिटी से संपन्न होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे बहुत अहम पहलू जो हैं रखे हैं सामने, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो किस तरीके से भाषा को भी एक नए आयाम दिए हैं प्रौद्योगिकी ने। और जैसा कि आपने बताया कि आज के ज़माने में इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास हैं जिनके माध्यम से जिन लोगों की शायद हिंदी भी अच्छी नहीं होगी वो आसानी से कन्वर्ट कर पाते हैं इंग्लिश भाषा को, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा को आसानी से हिंदी में बदल पाते हैं और तुरंत उनके पास वो स्क्रिप्ट या कह लीजिए कि वो लिपि उनके पास मिल जाती है। खासतौर पे वो लोग जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से। आजकल माना जाता है कि पहले वो ज़माना था जब इंसान जो है अपने साथ कलम लेके चलता था, पर जिस तरीके से प्रौद्योगिकी ने अपना वर्चस्व दिखाया है उससे देखा जा सकता है कि हाँ, हिंदी भाषा में सहायक हो रहे हैं इस तरीके के बिल्कुल। सॉफ्टवेयर। और अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि जैसे जो है फोनेटिक आप अगर कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर हिंदी टाइपिंग नहीं भी जानते, अंग्रेज़ी में आप जो है टाइप कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी से अपने आप वो हिंदी में जो है ले रहा है। और आज की तारीख में आप देखें जितने स्मार्टफोन जो हैं अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनमें जो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप में सुविधा होगी तो आप अंग्रेज़ी में टाइप कर रहे हैं लेकिन उसको हिंदी में आप जो है टेक्स्ट को ले सकते हैं और वो मैसेज वगैरह करना जो है संभव हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदी का प्रयोग जो है आईटी के क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ रहा है और अधिक जो है इसमें और भी संभावनाएं हैं और बढ़ता रहेगा। हमें बिल्कुल जो है मैं इस मामले में पूरा आशावादी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी इस तरह से और अधिक व्यापक विस्तार पाती जाएगी। जी डॉक्टर सीधी, यहाँ पर एक और मुद्दा जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि हम जब भी बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो और साथ में साथ अनुवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था लेक्चर शुरू होने से पहले कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें तो इसकी एक अपनी शब्दावली होती है। और अभी तक ये देखा गया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जो शब्दावली हम
उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, पर कहीं ना कहीं जब उसे हिंदी में लाया जाता है यानी कि हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त खासा परेशानी देखी जाती है कि अब इसको बदला जाए या फिर वैसा का वैसा रखा जाए जैसा कि ये है। गीतिका जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी शब्द ना मुश्किल होता है ना कठिन होता है। जो शब्द व्यवहार में आ जाए, प्रचलन में आ जाए, वो शब्द आसान है। जो शब्द ना आ पाए चलन में, वो मुश्किल में लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली मेट्रो जब से शुरू हुई है तो मेट्रो की वजह से कई शब्द जो हैं हिंदी के बहुत जो है व्यवहार में आने लग गए हैं। खास तौर पे हम देखें, विश्वविद्यालय शब्द जो है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में इस्तेमाल में हुआ, स्टेशन का नाम जब विश्वविद्यालय रख दिया तो हिंदी तरभाषी कोई भी व्यक्ति है वो भी विश्वविद्यालय शब्द का जो है आसानी से इस्तेमाल कर रहा है। आज हम जो है पर्यावरण जैसा शब्द जो है, प्रदूषण जैसा शब्द जो है, उससे सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं, हिंदीतर भाषी भी अच्छी तरह से परिचित है। जैसे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ही देखें तो एक पर्यावरण भवन है, बिल्डिंग का नाम है। तो आप उसको ये देखिए कि शब्द जो है चलन में आ चुका है, व्यवहार में आ गया, यानी प्रयोग में आ गया, उसे सामाजिक मान्यता मिल गई। तो पारिभाषिक शब्दों की एक ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अगर उनको सामाजिक मान्यता मिलती है तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये है कि जितना हम व्यवहार में ज़्यादा लाएंगे उतना ही जो है शब्द के प्रासंगिकता सिद्ध हो पाती है। जी, क्योंकि समय हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। चलते चलते आपसे एक प्रश्न और जानना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी आपसे कि जितने भी हमारे तमाम छात्र छात्राएं ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर शायद हम कह लें कि अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग ही नहीं होता है, हिंदी भाषा में ही छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, पर अक्सर देखा जाता है कि जब वो स्थानांतरित होते हैं यानी कि शहरों की तरफ आते हैं नौकरियों की चाह में, तो ऐसे में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा, और जैसे कि हमने आज का हमारा विषय भी था कि हम प्रौद्योगिकी को लेकर ही हिंदी भाषा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर प्रौद्योगिकी को पूरी तरीके से जो है उसका पूरी तरीके से हिंदीकरण कर दें तो शायद जो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइड है हमारे अपने देश में, भारत में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों और अगर हम बात करें शहरों की, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ये आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें जो है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो इस चीज़ को महसूस कर रही है, और अब तो जो ऑपरेशन सिस्टम जो कंप्यूटर का जो है खोलने के में ही और उसमें इंस्ट्रक्शंस जैसी जो है वो भी हिंदी में से जोड़ने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रयोक्ता वर्ग को जो है सुविधा रहे, ताकि प्रयोक्ता वर्ग की भाषा से जुड़ा जाए। ये बहुत ज़रूरी है प्रौद्योगिकी के लिए कि जितनी जो प्रयोक्ता वर्ग से जुड़ेगी, व्यवहार में आएगी, और उसका नतीजा ये रहेगा कि उसमें और अधिक विकास होगा। जैसे मशीनी अनुवाद को लेकर जो है आप अगर देखें कि ऑनलाइन अनुवाद जैसी सुविधा भी है, पर आप अगर अनुवाद करके देखें तो कई बार ऐसा अनुवाद आपको लगेगा जो अनुवाद की बारीकी नहीं जानता वो तो फिर भी उसे ठीक लगेगा, पर जो अनुवाद की बारीकियों से वाकिफ़ है तो वो चिंतित हो जाता है कि ये अच्छा अनुवाद नहीं है। इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि प्रौद्योगिकी के लिए जितना आप उसको व्यवहार में ला रहे हैं, जिसमें जितना ज़्यादा अनुसंधान और विकास कर रहे हैं, उतनी ही संभावनाएं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनती जाएंगी। और आने वाला युग पूरा प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है प्रौद्योगिकी से जुड़ना और अपनी भाषा वाली प्रौद्योगिकी से जुड़ना, उसमें अपनी भाषा के संदर्भ में विकास करना बहुत ज़रूरी है। जी, इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आप हमारे लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए इतना अहम विषय लेकर आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको ये आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर को दोबारा देखना तो आप हमारी YouTube के ज़रिए, यानी कि जिस पर हम लगातार अपने लेक्चर्स को अपलोड करते हैं, उस माध्यम से आप इस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। तो डॉक्टर हरीश कुमार सेठी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।